नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी पेडागोजी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो सीटेट में हर बार ट्रेंड होते हैं, बहुत ही यूनिक क्लास है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डॉट डॉट पृष्ठभूमि क्या है। प्रत्येक शिक्षक को, दुनिया के सभी शिक्षक को इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। किस बात की जानकारी? कि बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि क्या कैसी है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, या फिर सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है। किस बात की जानकारी होनी चाहिए, किस पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए, बताइए। तो देखिए, बच्चों की आप आर्थिक से कोई मतलब नहीं है। बच्चा बड़े परिवार से आता हो, छोटा परिवार से आता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चा किस समाज से आता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको इस बात की ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों की भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, इस बात की सिर्फ आप जानकारी रखें, बाकी कोई मतलब नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ये ऑप्शन है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, या फिर पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। तो बताइए, किस बात को आप अधिक महत्व देंगे? तो आपने हमेशा पढ़ा है अवसर। अगर अवसर मिल जाए और आप बच्चों को अवसर दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर कोई हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन कैसा भी हो। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, विद्यालय आने से पहले बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे कैसे होते हैं? विद्यालय आने से पहले बच्चे कैसे होते हैं? सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। तो देखिए, विद्यालय आने से पहले जो है बच्चा, अगर बच्चा 3 साल तक विद्यालय नहीं आ रहा है तो उसके बाद जो विद्यालय आता है तो वो अपनी भाषा से लैस होता है। उसको उसकी भाषा जो है आती है भाई, मातृभाषा में अपनी बातों को समझने समझाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, उसको मातृभाषा, उसकी स्थानीय भाषा उसको आती है। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? क्वेश्चन आपका निगेटिव पूछा गया है कि भाषा, आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हो और हिंदी भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। निगेटिव पूछा गया, आपको निगेटिव बताना है। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है और नियम हमेशा किस पर बल देते हैं? रटने पर बल देते हैं। और रटना हमेशा क्या होता है आपका? निगेटिव होता है कि नहीं होता है? होता है ना। भाषाएं एक दूसरे के संदिग्ध में फलती फूलती हैं। बिल्कुल, आप हिंदी के माध्यम से इंग्लिश को सीखते हो, इंग्लिश के माध्यम से हिंदी को सीखते हो। अगर आपको हिंदी अच्छी तरह आ रही है तो उसके द्वारा आप इंग्लिश को सीखते हो, है ना। उसके बाद भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बिल्कुल ठीक है भाई, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। जितना ज़्यादा आप अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा उस पर पकड़ मजबूत होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव, इसलिए आपका निगेटिव जाता है ए ऑप्शन। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? ये भी क्वेश्चन निगेटिव। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? भाई, सृजनशील बच्चे वही होंगे जो क्रिएटिव होंगे। हमेशा
जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे, किसी न किसी खोज में हमेशा लगे रहते हैं, वो होते हैं सृजनशील बच्चे। और यहाँ पर बात की जा रही है कि सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं, आपको ऑप्शन बताना है। कविता पूरी करना, क्या आप कविता पूरी कर देने से बच्चा सृजनशील सृजनात्मकता का विकास हो रहा है बच्चों में। चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, मतलब बच्चा चित्र देख लिया, बच्चा कोई चित्र देख लिया, ठीक है, और उस पे बच्चा लिखित भी वर्णन कर दिया और मौखिक भी वर्णन कर दिया, मतलब चित्र देख के बच्चा लिखित और मौखिक वर्णन कर दिया। प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्नों के उत्तर, छोटी सी बात, किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दे दिए। अधूरी कहानी को पूरा करना, कोई कहानी अधूरी सी है और उसके बाद क्या होना चाहिए, उस कहानी को पूरा कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कविता पूरी करना, कविता अधूरी है, कविता पूरी नहीं है, उसको पूरी करेगा तो बच्चा क्या है, सृजनशील बच्चा है, उसके अंदर सृजनात्मकता है। अगर चित्र को देखकर मौखिक और लिखित वर्णन कर रहा है तो बच्चे के अंदर सृजनशीलता है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। अधूरी कहानी को पूरा करना, इसका मतलब बच्चे में सृजनात्मकता है। लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना, ये जो है सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर निगेटिव पूछा गया। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन निगेटिव पूछा या पॉजिटिव। प्रश्न नंबर 6, व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा उपाय है जो नहीं किया जा सकता व्याकरण शिक्षण को सरस और रुचिकर बनाने के लिए, ठीक है, बताइए भाई उपाय, देखिए ढूंढिए। ये ऑप्शन है, व्याकरण की पाठचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाया जाए, जो व्याकरण की पाठ पुस्तक है वो बच्चों के स्तर के अनुकूल हो। भाई स्तर के अनुकूल रहेगा तो वो तो भाई क्या रहेगा, रुचिकर और सरस होगी कि नहीं होगी, होगी। व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से देना, छात्रों को नियम और परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्याकरण शिक्षा को दृश्य शब्द सामग्री के रूप में प्रयोग करिए। अगर बच्चों में 1 से 5 की बात की जा रही है, दृश्य श्रव्य सामग्री आप जुटाते हैं तो कक्षा भी क्या होगी, मनोरंजक होगी और रोचक होगी, सरस होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है। अब व्याकरण की पाठचर्या छात्रों के अनुकूल, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन आपका निगेटिव पूछा गया है, क्या निगेटिव नहीं पूछा गया है ना, तो व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए ऐसा कौन सा उपाय नहीं है, तो वही आपका सी ऑप्शन हो गया कि छात्रों को नियम परिभाषा आप रटने के लिए दीजिए, प्रोत्साहित करिए। देखो प्रोत्साहन आपका पॉजिटिव में आता है, लेकिन आपका ऑप्शन तो निगेटिव है ना, कि रटने के लिए प्रोत्साहित करिए, और रटने के लिए प्रोत्साहित तो नहीं करना। प्रश्न नंबर 7, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। अगर आप एक बच्चे की भाषा का आकलन कर रहे हैं तो उसके लिए उचित तरीका क्या है। 1 से 5 की बात की जा रही है और 1 से 5 का बच्चा छोटा है और उसकी भाषा का आप आकलन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे उचित तरीका क्या है। इस चीज़ को अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जो है बीएड कर चुके हैं, एमएड कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को आपको हल करना है एक छोटे बच्चे के हिसाब से, कि 1 से 5 का बच्चा है। ऐसा नहीं कि हम तो बीएड कर लिए हैं तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिनाइयों में ले जाते हैं, नहीं। तो यहाँ पर बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका बताइए क्या होगा। बच्चों की लिखित परीक्षा, अच्छा बताइए, क्या छोटा बच्चा लिखित परीक्षा दे सकता है क्या। बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। तो क्या बच्चा परियोजना कार्य कर सकता है, बताइए, कर सकता है कि नहीं कर सकता। सबसे जो उचित तरीका होगा कि बच्चा भाषा का प्रयोग कर सकता है, सिर्फ वो बोल सकता है, सारी चीज़ें लिख के नहीं व्यक्त कर सकता। इस चीज़ को नोट करके रखिएगा कि आप 1 से 5 का सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, 6 से 8 वाला सेकेंड पेपर दे रहे हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपके घर में बच्चे होंगे कि किस हिसाब से क्या क्या कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आप समझ लेंगे तो आप सीटेट हमेशा पास होंगे। तो आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, क्योंकि बच्चा बोल सकता है, भाषा का प्रयोग कर सकता है, बाकी वो लिखित परीक्षा नहीं दे सकता है। प्रश्न नंबर 9,
तो साथियों, क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि डेली जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। प्रश्न नंबर 9 को देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप बच्चों पे पढ़ने की क्षमता का आकलन कर रहे हैं तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा गया, अधिक महत्वपूर्ण क्या है? विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण करना, वर्णों की पहचान। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक की बात हो रही है, कम की नहीं बात हो रही है। और पढ़ने की क्षमता का आप आकलन कर रहे हैं, ठीक है, आपको करना है। तो वर्णों की पहचान इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अधिक आपका हो जाएगा सी ऑप्शन कि अर्थ का निर्माण। बच्चा अगर पढ़ने की क्षमता का आकलन कर रहे हैं और ऑप्शन में अर्थ का निर्माण, बच्चा अर्थ का निर्माण कर रहा है, तो इससे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 को देखिएगा, सुरभि अक्सर अड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? आपका मतलब आप मतलब एक शिक्षक हो आप, तो सुरभि जो है अड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से पढ़ती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसे अड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे अड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे अड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या फिर उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? बताइए क्वेश्चन कैसा, पॉजिटिव आंसर कैसा लॉक करेंगे? पॉजिटिव आपको क्या मिल गया? डी ऑप्शन आपको पॉजिटिव मिल गया कि उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक बार मिस्टेक होगा, 2 बार मिस्टेक होगा, तीसरी बार वो अड़ा बोल लेगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 को देखिएगा, भाषा की पाठ्यपुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा की, आप हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक जो है पढ़ रहे हैं और हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक के लिए आप पाठों का चयन कर रहे हैं, तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? क्या आप पाठों की संख्या देखेंगे कि 10 लेसन होगा, 10 पाठ होंगे तभी हम लेंगे हैं, या फिर प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं कि प्रसिद्ध लेखक जिसमें होंगे वही हम जो है पाठ्यपुस्तक लेंगे? ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, या फिर ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हों? तो यहाँ पर सी और डी में क्या लॉक करेंगे आप लोग? तो ऐसे पाठ हों जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, ऐसे पाठ जो बच्चों को रुचिकर भी लगे और उनके दैनिक जीवन में प्रयोग भी होते हों, इसलिए सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। प्रश्न नंबर 12, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? दृश्य मतलब देखने सुनने वाली सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, सुंदर तथा आकर्षक हो, बालकों को विचलित करने वाली, या फिर बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली? तो यहाँ पर पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर होता कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए तो बालकों को रुचि को बढ़ाने वाली, ये आपका पॉजिटिव हो जाता, ठीक है, ये आपका। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो बालकों को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्नों को ध्यान से देखेगा तब चीज़ें समझ आएंगी, नहीं तो नहीं समझ आएंगी। अगर एक बार आप देखते हो और अच्छे से नहीं देखते हो तो नहीं समझ आएंगे। प्रश्न नंबर 13 को देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? 1 से 5 के बच्चों की पाठ्यपुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियाँ अथवा कविताएं को, विदेशी साहित्य की रचनाएं को, या फिर ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, ठीक है।
जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? कक्षा 4 में मतलब एक अध्यापिका कक्षा 4 के बच्चों को पढ़ाते समय चलचित्रों का प्रयोग करती है, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? चलचित्रों का मतलब क्या होता है भाई? चलते फिरते चित्र, जिसको आप लोग बोलते हैं वीडियो। वीडियो में क्या होता है? चित्र जो चलते फिरते रहते हैं वही आपके चलचित्र हैं। जैसे आप सिनेमा देखते हो, रील्स देखते हो, तो वीडियो चलते फिरते चित्र होते हैं, ठीक है। तो चलचित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाती है, तो इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, या फिर विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना, विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना, या फिर उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन लॉक होगा या फिर डी ऑप्शन लॉक होगा? देखो, विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना, ये तो भाई नहीं होगा। ए ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 15। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अगर बच्चों का आप लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब आप लिखने के लिए बच्चों को दे रहे हैं, तो कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, कि बच्चा सुंदर लेख करने का अभ्यास करने के लिए आप उसको दे दीजिए, है ना। अपने अनुभव को लिखना, सुनकर लिखना, श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना, या फिर पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। पाठ में जो आधारित है उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे बेहतर विधि होगी वो होगी बी ऑप्शन की, अपने अनुभव को लिखना। तो देखते हैं बच्चा अपने अनुभव को क्या लिखता है, अपने अनुभव क्या क्या लिखता है, ठीक है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि अगर क्रमिक की बात की जाए तो क्रमिक का मतलब है जो बच्चा क्रम से लिखे आओ, क्रम से बच्चा उसी में लिखेगा, किसमें? पोर्टफोलियो में, ठीक है। लिखित परीक्षा में क्रम से नहीं लिखेगा, उत्तर पुस्तिका में भी नहीं लिखेगा, मौखिक परीक्षा में भी, लेकिन पोर्टफोलियो में बच्चा क्रम से चीज़ें लिखेगा, अपना पूरा बायोडाटा क्रम से देगा, ठीक है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 को देखिएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए आवश्यक क्या है? अगर आप चाहते हैं कि बच्चा किसी भी प्रकार की त्रुटि ना करे तो उसके लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक का सहयोग, शुद्ध लेख सुनकर लिखना, प्रतिनिधि, शुद्ध उच्चारण। क्या बच्चा शुद्ध उच्चारण कर रहा है तो ज़रूरी है कि त्रुटि नहीं करेगा, लेकिन शिक्षक का सहयोग अगर रहे तो हो सकता है कि बच्चा त्रुटि ना करे, ठीक है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 को देखिएगा। भाषा की क्रमबद्धता से तात्पर्य क्या है? किसी भी भाषा की क्रमबद्धता मतलब है जैसे नाटक, कहानी, कविता को आप क्रम से लगाओ, क्रम से लिखेगा। तो कि भाषा की क्रमबद्धता से तात्पर्य है किसी भी रचना में भाषाई व्यवस्था, किसी भी रचना में भाषाई अव्यवस्था, व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ, शुद्धियाँ, लय और गति का ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव है कि भाषा की क्रमबद्धता जो है होनी चाहिए, वो किसी भी रचना में भाषाई व्यवस्था, जैसे नाटक हो गया, कहानी हो गया, कविता हो गया, तो उसमें क्या भाषाई व्यवस्था क्या है, ठीक है, उस चीज़ को क्रम से। यहाँ पर देखिए अव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 19। रिंकू आशीर्वाद को आरसीवाद लिखता है, यह त्रुटि का कौन सा प्रकार है? यह त्रुटि का कौन सा प्रकार है? आशीर्वाद देखिए ऐसे है, इन्होंने आशीर्वाद को ऐसे लिखा, मतलब आरसीवाद लिखा है। तो यह त्रुटि का कौन सा प्रकार है बताइए? वर्तनीगत त्रुटि है, उच्चारण त्रुटि है, भाषाई त्रुटि है, श्रवण त्रुटि है। कि बच्चा क्या कर रहा है भाई, वो आशीर्वाद को आरसीवाद लिखता है ना, जब लिखता है तो भाषाई त्रुटि तो नहीं होगी, उच्चारण भी नहीं कर रहा है, वो सुनकर भी नहीं लिख रहा है, तो इसका मतलब वर्तनीगत त्रुटि कर रहा है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 20 को
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीधा डायरेक्टली कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है, बाड़ी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, निगेटिव पूछा गया, निगेटिव के साथ निगेटिव लॉक करिएगा। भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। उपयुक्त सभी क्या होगा यहाँ पर बताइए? क्वेश्चन नेगेटिव पूछा गया है। तो देखिए, बाड़ी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। क्या आप अपनी बाड़ी को, अगर आपको किसी से प्यार आता है तो वहाँ पर आपकी बाड़ी जो होती है, बोली जो होती है तुरंत बदल जाती है ना, प्यार में बदल जाती है। लेकिन अगर किसी तुरंत वहीं कोई गुस्सा दिला दिया तो बोली वही कैसे बदल जाती है? एकदम क्रोध गुस्से में बदल जाती है। तो बाड़ी अस्थायी होती है कि नहीं होती है? अस्थायी तो नहीं होती कि आप जैसे घर में बोलते हो वैसे आप ऑफिस में बोलते हो, वैसे आप स्कूल में बोलते हो, हर समय आप ऐसे तो हमेशा नहीं बोलते, बदलती रहती है। और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है, बिल्कुल ठीक है, तो आपको ये पॉजिटिव है। और भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता है। क्या भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता? अगर आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। तो भाषा और लिपि के बीच संबंध है कि नहीं है? है भाई ना। और ये फिर कैसे हो गया? आपका निगेटिव हो गया, है ना। और विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती हैं, है ना। तो विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से, जो थोड़ा शब्द है ये एक आपका निगेटिव है यहाँ पर, ठीक है। तो फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती, ये थोड़े से नहीं, ये गलत है। इसलिए जो है मतलब थोड़े से ये पॉजिटिव में है। और उपयुक्त सभी इसका मतलब ये गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता है, तो होता है। देखिए, हर भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है। वो विश्व की कोई भी भाषाएं हों, अगर कहो कि एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती, बिल्कुल सही है भाई। एक लिपि में क्यों लिखी जाएंगी? हिंदी भाषा की लिपि दूसरी होती है, संस्कृत की दूसरी होती है, पंजाबी की दूसरी होती है, अंग्रेजी की रोमन होती है। मतलब हर भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है। विश्व की कोई भी भाषाएं होंगी, सबकी लिपि बदलती ही रहती है। तो पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव जब पूछा गया तो आपका बी ऑप्शन ही लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, फिर समझ आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो साथियों, ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, साथियों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप इन 20 प्रश्नों में कितना स्कोर किए।